स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अद्वरियो और इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले ईटी ना स्वदेश की एक खास मुहिम किसानों के लिए, उस पर नजर डालते हैं। याद रखिए, ईटी ना स्वदेश की एक खास मुहिम है किसान की आवाज। ईटी ना स्वदेश पर अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी कीजिए साझा। भेजिए अपना वीडियो ईटी ना स्वदेश को और हम उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा। आपकी बात, आपकी आवाज, मिलेगा पूरे देश का सम्मान, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या भेजें। वीडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं और इस ईटी ना स्वदेश की खास मुहिम में हम उसे लाने की कोशिश करेंगे। तो किसान की आवाज, ईटी ना स्वदेश पर हमारी ये खास मुहिम। लेकिन अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट के चलते कमोडिटी मार्केट पर पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। कच्चा तेल हालांकि आज थोड़ी सी नरमी दिखी है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से जब 60 और 65 डॉलर पर बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, वहां से भारी भरकम तेजी और अब 75 डॉलर पर बैरल के पार निकलता हुआ नजर आया। एमसीएक्स पर भी 6,400 रुपये एमसीएक्स पर क्रूड कारोबार करता हुआ और क्रूड के अलावा प्रेशियस मेटल्स मार्केट में भी सेफ हेवन बाइंग आती हुई नजर आई, जिसके चलते सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी शो पर जुट चुके हैं। एंजल वन के एवीपी रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी पर प्रथमेश मालिया और उसके अलावा मनोज कुमार जैन जो डायरेक्टर है हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट के। शुक्रिया जेंटलमैन, समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी ना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। प्रथमेश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, प्रेशियस मेटल्स में खरीदारी लौटी है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल होगी अगले कुछ दिनों तक? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। जितना भी रिस्क प्रीमियम आना था न्यूज फ्लो के चलते हुए, वो ऑलरेडी प्रेशियस मेटल में कैप्चर हो चुका है। और अगर यहाँ से बढ़ना होता और इसराइल और ईरान का चल रहा है, उसमें रिस्क प्रीमियम अगर बिल्डअप होना होता तो यहीं पे हो जाता था। बट मेरे ख्याल से वो फिलहाल रिस्क प्रीमियम कम होते हुए दिखाई दे रहा है और पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड और सिल्वर ये दोनों काउंटर में एक बार के लिए नीचे का जो मूव है वो आ सकता है। तो जो ट्रेडिंग मेंटालिटी के हिसाब से है, ट्रेडर है जो उनको 99,050 550 के करीब इनको बेचना चाहिए, 99,700 का स्टॉप रखना चाहिए और नीचे में टारगेट 99,250 के रखने चाहिए। सिमिलरली सिल्वर में भी ऐसे ही मूव रहेगा। 1,09,100 के करीब जुलाई वायदा बेचना चाहिए, 1,09,500 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1,08,100 का टारगेट रखेंगे। दोनों ही काउंटर में फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन पॉसिबल दिखाई दे रहा है। ये नजरिया सोने और चांदी पर, लेकिन इसके अलावा मनोज जी, आपकी क्या राय होगी और ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे प्रेशियस मेटल मार्केट में? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यूएस फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स आए हैं, वहां पे यूएस फेड ने इनलाइन एक्सपेक्टेशन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन वहां पे जो यूएस की इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। ग्रोथ के अनुमान घटाए हैं, इन्फ्लेशन के जो अनुमान है वो बढ़ाए हैं। तो उसके चलते यहाँ पे अभी जल्द यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कोई कटौती की संभावना नहीं बनती है। हाँ, आखिर में जरूर यहाँ पे रेट कट जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते यहाँ पे सोने में जरूर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरा, जो रुपये की कमजोरी है उसका एक यहाँ सपोर्ट जरूर बना हुआ है। गोल्ड में आज यहाँ थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी। अगर 99,100 के स्तर के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होती है तो फिर इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 99,700 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 98,770 का रख सकते हैं। सिल्वर में हमारा मानना है कि यहाँ पे बेस मेटल्स में एक प्रेशर जो है बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, उसका असर देखने को मिल सकता है। और चांदी में एक मुनाफा वसूली रह सकती है, जो कीमतों को फिर एक बार 1,06,650 तक जो है ले जा सकती है नीचे में। तो यहाँ पे अगर कोई भी बढ़त आती है 1,08,500 1,09,000 के जोन में, तो चांदी में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में हमारा मानना है कि 1,07,000 के नीचे एक बार कीमतें फिसल सकती है।
ठीक है, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल पर भी नजर डालेंगे। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में भी दिखा, ग्लोबल बाजारों में तो दिखा ही है। ब्रेंट क्रूड $75 पर बैरल के पार निकलता हुआ, और अगर एमसीएक्स पर बात करें तो क्रूड एमसीएक्स भी 6400 के आसपास कारोबार करता हुआ। मनोज जी, आपकी क्या राय होगी क्रूड? कच्चे तेल में बिल्कुल यहाँ पे एक रिस्क प्रीमियम जो है वो बिल्टअप होता हुआ नजर आया, और वो मेंटेन भी हो रहा है पिछले कुछ सेशन से। अभी यहाँ पे वॉर में कोई ईज देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ से एस्केलेशन जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अभी यहाँ पे यूएस का भी जो है वॉर में पार्टिसिपेट करने की एक संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो उसके चलते हमारा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ट्रेंड थोड़ा यहाँ पॉजिटिव बना हुआ है। अगर रणनीति बनानी है तो यहाँ पे जुलाई के जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे रणनीति बनाई जा सकती है लॉन्ग की, लेकिन थोड़ा डिप्स का वेट करना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी है वो मैं थोड़ी रिवाइज करना चाहूंगा। जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 6300 के अराउंड जो है बाय कर सकते हैं 6180 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 6500 तक के रखे जा सकते हैं। नजरिया कच्चे तेल पर और नेचुरल गैस पर भी चर्चा करेंगे। मनोज जी, आपका ट्रेडिंग कॉल नेचुरल गैस पर क्या होगा? नेचुरल गैस में हमने एक अच्छी रैली देखी है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये लेवल पे थोड़ा सा बाय करना रिस्की रह सकता है, तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि 350 एक यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस रह सकता है नेचुरल गैस के लिए, तो फिलहाल ये काउंटर को इंट्राडे के लिए अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से अवॉइड करने की सलाह नेचुरल गैस पर आती हुई। प्रथमेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपका व्यू क्या होगा ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर? सॉरी, ब्रेंट में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, बट M6 के जो क्रूड है उसमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 6530 ऑक्साइड। तो जिनको बाय करना है इस काउंटर में, रिस्क प्रीमियम और वोलेटिलिटी दोनों रहेगी। 6330 पे एंट्री करना है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। 6250 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 6530 के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर। लेकिन इस बीच हमारे साथ निर्मल बंग के कुणाल शाह भी जुड़ चुके हैं। कुणाल सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए। आप बताएं, आपके ट्रेडिंग कॉल्स प्रेशियस मेटल्स और ऑयल एंड गैस मार्केट से कौन से होंगे आज? जी, कल जो फेड की जो स्पीच थी वो प्रेशियस मेटल के लिए नेगेटिव है। प्रेशियस मेटल में उसकी वजह से आज हम मॉर्निंग को सेलिंग, एक साइड पे जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन चल रहा है, उसके बावजूद भी प्रेशियस मेटल में हम एक सेलिंग का दौर देख रहे हैं। उसका मेन रीज़न है फेड की स्पीच। दूसरा, कहीं ना कहीं आगे जाके अगर जियोपॉलिटिकल मैटर भी कोई भी रीज़न से डीएस्केलेट होता है तो वो डबल नेगेटिव होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है, मैं तो गोल्ड में बहुत टाइम से 1 लाख रुपया जब टेस्ट किया तभी भी मैंने यही बोला था, गोल्ड बाई नहीं करना चाहिए, और आज भी मेरा व्यू सेम है। गोल्ड शुड कम डाउन, 98,000 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, और गोल्ड के पीछे थोड़ा सिल्वर में भी प्रॉफिट टेकिंग आएगा। सिल्वर में मैं बुलिश हूँ, बट थोड़ा गोल्ड के पीछे वो भी नीचे जाता है, तो दोनों में अभी फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से सेलिंग ही करना चाहिए। तो ये नजरिया प्रेशियस मेटल्स और ऑयल एंड गैस मार्केट पर। कुणाल सर, इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो लेड को छोड़ सभी बेस मेटल्स में आज के सत्र में एमसीएक्स पर गिरावट दिखी है। क्या व्यू होगा आपका आज यहाँ पर? मेटल्स में मेरा व्यू पॉजिटिव है, स्पेशली कॉपर पे। सो कोई भी फॉल आता है तो बाइंग करना चाहिए। जिंक मुझे तेजी नहीं लग रही है, जिंक के प्राइस नीचे जा सकते हैं 246 247 तक। एल्यूमिनियम तेजी लग रहा है, कॉपर तेजी लग रहा है। ये दोनों मेटल्स में डिप्स पे बाई कीजिए। 874.5 के आसपास कॉपर और 242 के आसपास एल्यूमिनियम, दोनों में बाइंग रिकमेंडेशन हमारी तरफ से रहेगी। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर कुणाल जी से आता हुआ। प्रथमेश जी, आपका व्यू क्या होगा? कौन से काउंटर पे पूछ रहे हैं आप? इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। बेस मेटल्स में मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार के लिए मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, और स्पेसिफिकली कॉपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है। 890 के करीब ये अपसाइड पॉसिबल है इसमें। तो जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको 876 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 872 का स्टॉप से ऊपर में टारगेट 890 तक के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर पर ट्रेडिंग कॉल आता हुआ। मनोज जी, आपका व्यू क्या होगा? कोई इंडस्ट्रियल मेटल, बेस मेटल जहाँ पर ट्रेडिंग कॉल बनेगा आज?
स्पेसिफिकली अगर इंट्राडे की बात करें तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कल जो फेड मीटिंग के आउटकम्स आए थे उसके चलते। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते भी यहाँ पे कीमतों में दबाव है। तो अगर इंट्राडे में कोई रणनीति बनानी है, कॉपर में अगर 882 के स्तर मिलते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे बिकवाली कर सकते हैं 886 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि इंट्राडे में कीमतें एक बार 874 तक के स्तर दिखा सकती है। तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और कमोडिटीज एग्री मार्केट पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, और ब्रेक के पहले हमने प्रेशियस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर चर्चा की थी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं, और हमारे मेहमान हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपसे पूछना चाहूंगी, एग्री कमोडिटीज में कौन से ट्रेड्स होंगे आपके आज? एग्री कमोडिटीज में आज हमारा मानना है कि यहाँ पे जो कॉटन सीड ऑयल के ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यहाँ पे निचले स्तरों पे 3174 एक अच्छा सपोर्ट जो है वो देखने मिल सकता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इंट्राडे में 3174 के स्तर पर बाय कर सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल के का जुलाई वायदा स्टॉप लॉस 3144 का रखें, और लक्ष्य यहाँ पे 3240 तक के रखे जा सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में यहाँ पे कारोबार जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग कॉल्स एग्री कमोडिटीज से कुणाल सर, मनोज जी और इसके अलावा सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। प्रथमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या भारत गोल्ड ETF का सबसे बड़ा मार्केट हो सकता है? सोने में आगे के लिए क्या आउटलुक है? एंट्री एग्जिट के किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? इस पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO सचिन जैन से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विश्व कुमार ने। आइए आपको सुनाते हैं। पिछले कुछ सालों से गोल्ड की रैली सबको अट्रैक्ट कर रही है, और इस रैली के पीछे हम वजह भी सारे जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है हम लगातार देखते रहते हैं, आपके लिए लगातार नए नए डेटा आते रहते हैं। तो इस बार हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO, इंडिया के CEO सचिन जैन साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं एक एक करके एक सेगमेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले गोल्ड ETF से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया टूल हो चुका है। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, खास करके मेट्रो सिटीज़ में और बियॉन्ड 30 सिटीज़ में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली? क्योंकि जो रिसेंट डेटा आए हैं यूरोप वगैरह के, वो काफ़ी इंकरेजिंग नहीं है। क्या वो उसे ट्रेंड समझे या बस एक महीने का सेल ऑफ है? विश्व जी, पहले मैं बोलना चाहूँगा कि पहले भारत के जरिए से देखना चाहिए। तो अगर आप देखें 2024 1 जनवरी को जो AUM था वो करीब 40 टन था। 1 जनवरी 2025 को करीब 56 टन था, और आज देखें तो करीब 10 टन की बढ़ोतरी हो चुकी है। और हमारा सोचना ये है कि 2025 और ये जो एक फेज चल रहा है जिसमें डिजिटाइजेशन, यंगर जनरेशन इन्वेस्ट कर रही है, मुझे लगता है ETF एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड है, और इसकी अवेयरनेस इतनी लो है कि एक फाइनेंशियल कम्युनिटी में इसमें बारे में बात होती है, लेकिन एक आप इन्वेस्टर ऑन द स्ट्रीट को बोले कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 100% फिजिकली बैक्ड बाय गोल्ड है, तो वो अवेयरनेस लो है। हमारा सोचना ये है कि इस फेज़ में अवेयरनेस बढ़ेगी और ये प्रोडक्ट काफ़ी ग्रो करेगा। इंडिया विल बी द लीडिंग प्लेयर ऑफ ETF इन द कमिंग टाइम। ओके, यानी आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा, खास करके अगर हिंदुस्तान के लिहाज से बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको स्टोरेज कॉस्ट की चिंता है, ना आपको GST देना है, ना मेकिंग देना है, और उसके बाद 100% सेफ है और रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। सर, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को लेके, और किस तरह का रुझान है लोगों का ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर में गोल्ड डिमांड में? सी, एक तो फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स है जिसमें हमने करीब 67% की ग्रोथ देखी है पिछले साल में, पहले क्वार्टर में भी, बिकॉज गोल्ड का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है तो हमने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। लेकिन इवन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड है, इसमें काफ़ी काम चल रहा है जिससे ये इसको रेगुलराइज हो जाएँ या अंडर रेगुलेशन आ जाएँ। और मुझे लगता है वंस वो अगर ये हो जाएगा तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट, चाहे 100 रुपये पर डे, 1000 रुपये पर डे, जो भी कस्टमर करना चाहेगा, उसे मुझे लगता है काफ़ी बढ़ोतरी आनी चाहिए। तो ये इंडिया का जो एक हमारे भारत का डायरेक्शनल ट्रैवल टू डिजिटाइजेशन टू ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, ये काफ़ी एक डिजिटल गोल्ड की तरह से बढ़ेगा।
सर ज्वेलरी डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट है? अभी अक्षय तृतीया के आसपास तो बहुत अच्छी डिमांड थी, लेकिन पिछले 15 दिनों की रिपोर्ट में देख रहा था, मई के लास्ट 15 दिनों के, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, क्योंकि हाजिर में कहा जा रहा है कि 30% डिमांड कम हो गई, क्योंकि अचानक से 5-7% दाम बढ़ गए हैं। क्या फिर से लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है उस भाव पर, वेट कर रहे हैं नीचे आने का? मेरा सोचना ये है कि भारत की जो आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है ज्वेलरी डिमांड। वी आर द नंबर 1 ज्वेलरी मार्केट इन द वर्ल्ड। और मेरा सोचना ये है कि जिस तरह इकोनॉमिक चेंज आ रहा है इंडिया में, एक प्योर शेयर इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर बढ़ता जा रहा है, और इससे एक कंज्यूमर की लॉन्ग टर्म डिमांड ज्वेलरी की बढ़ेगी। ये 15 दिन में एक चीज़ है, उसको मैं इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसी प्राइस स्टेबिलिटी आएगी, मुझे बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कंज्यूमर विल कम बैक। हम लोग काफ़ी कंज्यूमर सर्वे करते हैं, और पिछले कंज्यूमर सर्वे में हमें ये मिला कि कंज्यूमर का एक ऑब्सेशन है गोल्ड को लेके, और जो एक परसेंटेज अभी पीछे डिस्कशन बात हुई कि अगर आपके घर में एक शादी होती है तो उसका कितना बजट लगता है, मुझे लगता है बजट ऑन गोल्ड ज्वेलरी विल इंक्रीज। एक ये लॉन्ग टर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक ज्वेलरी डिमांड जो डैम्पनर नहीं रहेगी, हिंदुस्तान भारतीय कंजम्पशन क्राइटेरिया इसमें बढ़ेगा। ओके सर, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से गोल्ड के दाम बढ़े हैं, आपको 1 किलो चांदी आ जाएगी 10 ग्राम गोल्ड में, तो क्या जो शिफ्ट है, क्योंकि पुअर मैन गोल्ड भी कहा जाता है और प्राइस सेंसिटिव मार्केट है हमारा, और हम इंडिया को मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों से नहीं देख सकते हैं, गांव में भी एक बहुत बड़ी डिमांड होती है, तो चांदी एक धीरे धीरे एक पाई लेगा, या लोअर कैरेट के जरिए हम उसे फुलफिल करेंगे? नहीं, मैं चांदी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को उसको नॉलेज कम है, लेकिन आपने जैसे रूरल इंडिया की बात करी, मैं बोलना चाहूँगा पिछले साल की मैंने बहुत एनालिसिस करी है रूरल इंडिया की, और अब भी हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। मेट्रो में, अर्बन एरिया में हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड, फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं रिटर्न, फिर आप कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट में कितना हुआ, काफ़ी ऑप्शंस हैं। रूरल इंडिया में बड़ा सिंपल है, प्राइस एग्नोस्टिक है, जिस प्राइस पे भी गोल्ड है, अगर मेरे 5,000 हर महीने लगाने तो मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस कम हैं। और उस कंज्यूमर्स को हमने सर्वे किया जो इतना खुश है कि उसकी सालों साल की जो इन्वेस्टमेंट सोने पे रही वो कहाँ पहुँच गई है, और मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट इस साल में भी आएगा, और एक रूरल डिमांड हमारे देश में बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा एक परसेंटेज रूरल डिमांड से आती है, वो कंटिन्यूड रहेगी। सर अब कुछ बात करते हैं फैक्टर्स की, हालांकि ड्राइविंग फैक्टर्स जो गोल्ड के हैं वो हम लगातार चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि फेड से दरों में कटौती होगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की स्लो डाउन की बातचीत हो रही है, वहाँ के टॉप इकोनॉमिस्ट, टॉप ऑथर जिस तरह की स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में क्वान्टिटेटिव ईजिंग होगी और जो डेट लेवल है वो सस्टेनेबल नहीं है? ये तो आप देखिए, सारे आंकड़े सामने हैं आपके, सारे इतने पैनलिस्ट मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड इस बारे में बात करते हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ के विद ट्रेड की जो ट्रेड का सारा ये ट्रेड वॉर हम बोल रहे हैं, जो इम्प्लीकेशन इसकी आएंगी, उससे सर्टनली यूएस की इकॉनमी स्लो डाउन आना है, वो इस अगले 8 महीने में आएगा कि अगले 18 महीने में आएगा, उसी की बात है सिर्फ, और इससे इम्पैक्ट एक गोल्ड पे और पूरे संसार पे पड़ने वाला है। सर बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे कि यूएस ट्रेजरीज को बेचा जा रहा है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है, क्रेडिट वर्दिनेस पे भी सवाल उठ रहे थे, चाइना खास करके यूएस ट्रेजरी से निकला, क्या वो अब बॉटम आउट की तरफ है, या यूएस के डेट अगर सस्टेनेबल नहीं होंगे तो गोल्ड का वहाँ पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, गोल्ड को भी बेचा जा सकता है यूएस में? नहीं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी कि मुझे नहीं लगता कि इन शॉर्ट टर्म यूएस की जैसी इकोनॉमी अपने को लिक्विडिटी और उसमें करेगी। आपने बोला ग्लोबल डेट, एंड नॉट जस्ट यूएस, ग्लोबल डेट अगर आप देखें वो भी बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान हमें नहीं लगता, पता नहीं कैसे होएगा, या तो कोई दो देश सामने बैठ के हाथ मिला के बोलेंगे लेट्स क्लियर इट ऑफ, हु नोज, लेकिन ग्लोबल डेट एक ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड समस्या आज के डेट में है विच आई डोंट सी कैसे सॉल्व होगी, और गोल्ड का उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आज आएगा, 6 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू से। थैंक यू सर, आपने तमाम डेटा शेयर किए कि किस तरह की डिमांड यहाँ पे चल रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ पर लोगों का रुझान खासकर रूरल इंडिया में है, वो गोल्ड पर अभी भी भरोसा है। हो सकता है कि अप्स डाउन देखने को मिले, कुछ तेजी है, कुछ मंदी है, कि लोगों को, लेकिन गोल्ड हमेशा रुझान में रहता है, गोल्ड हमेशा लोगों की डिमांड में रहती है।